कहानी शुरू होती है साल 2050 से, जहां टाइम ट्रैवल अब कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत बन चुका था। इंसानों ने वक्त को अपनी मुट्ठी में करने की ताकत पा ली थी। इसी दौर में भविष्य के आसमान को चीरता हुआ एक एडवांस स्पेसशिप पूरी रफ्तार से भागा जा रहा था। ठीक उसके पीछे एक शिकारी जहाज साय की तरह लगा हुआ था, जो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। आगे वाले जहाज में बैठा एडम बुरी तरह जख्मी था। चोट के कारण उसके हाथ कांप रहे थे और सांसें उखड़ रही थी। पीछे वाले जहाज से उसे बार बार रुकने की वार्निंग मिल रही थी, पर एडम ने सब कुछ सुना कर दिया। उसने अपने जहाज की पल्स मशीन चालू की और अंतरिक्ष के सन्नाटे में एक जोरदार पावर छोड़ी। देखते ही देखते सामने एक विशाल वार्म होल, एक जादुई दरवाजा खुल गया। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, एडम अपने जहाज के साथ उसमें समा गया और अगले ही पल वो रास्ता और जहाज दोनों गायब हो गए। अब कहानी हमें सीधा साल 2022 में ले आती है। एक स्कूल में छोटा एडम कुछ लड़कों से जान बचाकर भाग रहा है, पर वे उसे पकड़कर बुरी तरह पीट देते हैं। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ स्कूल आती है तो प्रिंसिपल उल्टा एडम को ही गलत बताने लगते हैं। घर लौटते वक्त माँ उसे काफी डांटी है, जिस पर छोटा एडम दुखी होकर कहता है कि अगर पापा होते तो मुझे जरूर समझते। असल में एडम के पिता की 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। रात होते ही एडम की माँ किसी दोस्त से मिलने बाहर चली जाती है। घर में एडम और उसका कुत्ता अकेले थे। एडम वीडियो गेम खेल ही रहा था कि अचानक बिजली गुल हो गई। वह टॉर्च लेकर अपने कुत्ते के साथ घर के पीछे वाले हिस्से में जाता है, जहाँ घना जंगल और गहरा अंधेरा था। ऐसा लग रहा था मानो झाड़ियों के पीछे कोई छिपा है। कुत्ता भी किसी खतरे को भांपकर जोर जोर से भौंकने लगता है और अंधेरे की ओर भाग जाता है। एडम भी डरते डरते उसके पीछे गया। वहाँ का नजारा देख एडम के होश उड़ गए। ऊपर से जली हुई राख गिर रही थी और आसपास के सारे पेड़ कोयला बन चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उल्का पिंड गिरा हो, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और वह घबराकर वापस घर की ओर भागा। वह गैराज के पास पहुंचकर चैन की सांस ले ही रहा था कि अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। हिम्मत जुटाकर जब एडम ने लाइट जलाई तो सामने एक जख्मी आदमी बैठा था। हकीकत में यह वही भविष्य वाला एडम था जो फिल्म की शुरुआत में गायब हुआ था। छोटा एडम उसे पहचान नहीं पाता और पूछता है, तुम कौन हो और मेरे पापा के गैराज में क्या कर रहे हो? बड़ा एडम कुछ सामान लेने के लिए अंदर चला जाता है। छोटे एडम के बार बार पूछने पर जब बड़ा एडम उसे उसके नाम से पुकारता है तो छोटा एडम सन्न रह जाता है। वह हैरान था कि इस अजनबी को उसका नाम, उसके कुत्ते का नाम और घर की हर बात कैसे पता है। यहाँ तक कि उसके हाथ में वही घड़ी थी जो एडम के पास थी। तब बड़ा एडम खुलासा करता है कि मैं ही तुम्हारा भविष्य हूँ। दोनों जंगल की ओर निकलते हैं, जहाँ बड़ा एडम बताता है कि उसे दरअसल साल 2018 में जाना था, पर गलती से वह 2022 में आ गया। जब छोटा एडम उसके यहाँ आने की वजह पूछता है तो वह इसे एक राज बताता है। वह अपने ब्रेसलेट का बटन दबाता है और पेड़ों के ऊपर छिपा हुआ वही एडवांस जहाज धीरे धीरे दिखने लगता है। चोट की वजह से बड़ा एडम उसे चालू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह जहाज पायलट की सेहत ठीक होने पर ही एक्टिव होता था। तब बड़ा एडम छोटे एडम से मदद मांगता है और उसे लॉकेट का बटन दबाने को कहता है। जैसे ही छोटे एडम ने बटन दबाया, वह जादुई जहाज पूरी तरह सबके सामने आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तकनीक के हिसाब से दोनों एडम एक ही इंसान थे, और चूंकि छोटे एडम को कोई चोट नहीं लगी थी, इसलिए जहाज ने उसे अपना असली मालिक मानकर सिग्नल स्वीकार कर लिया। जहाज से एक छोटा सा प्लेटफॉर्म नीचे आया, जिस पर सवार होकर दोनों एडम अंदर पहुंच गए। बड़े एडम ने जब सिस्टम चेक किया तो पता चला कि जहाज काफी डैमेज हो चुका है। उसने सेल्फ रिपेयरिंग मोड ऑन कर दिया और छोटे एडम से कहा कि अब बस इसके ठीक होने का इंतजार करना होगा। इसके बाद दोनों वापस नीचे आए। बड़ा एडम अपने पिता के पुराने गैराज में आराम करने चला गया और छोटे एडम को समझाकर घर भेज दिया कि माँ के आने से पहले वहाँ पहुँच जाओ और उन्हें कुछ मत बताना। थोड़ी देर में माँ घर लौटी तो एडम सोफे पर अपने कुत्ते के साथ बैठा था। माँ का दोस्त डेरेक उनका सामान लौटाने आया था, जो वह गाड़ी में भूल गई थी। छोटा एडम डेरेक को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने उसे माँ से दूर रहने को कह दिया। एडम के इस बर्ताव से माँ का दिल टूट गया और वह उदास होकर घर के पीछे चली गई, जबकि बड़ा एडम गैराज की खिड़की से चुपचाप अपनी माँ को मायूसी में देख रहा था। अगली सुबह काम पर जाते वक्त माँ ने एडम से प्यार से पूछा कि कोई जरूरत हो तो फोन करना, पर छोटे एडम ने फिर बदतमीजी से मना कर दिया। असल में पिता की मौत के बाद से एडम अपनी माँ से चिढ़ा हुआ रहता था। गैराज में जब बड़ा एडम चोट पर दवा लगा रहा था तो छोटे एडम ने फिर सवालों की झड़ी लगा दी। परेशान होकर बड़ा एडम दवा लेने बाहर जाने लगा। छोटे एडम ने टोका कि इन फटे कपड़ों में जाने के बजाय वह पिता के कपड़े क्यों नहीं पहन लेता। अलमारी खोलते ही बड़े एडम ने देखा कि पिता के जाने के 1.5 साल बाद भी माँ ने उनके कपड़े नहीं हटाए थे। जब छोटे एडम ने माँ की बुराई की तो बड़े एडम को गुस्सा आ गया। उसने छोटे एडम को समझाते हुए कहा, तुम्हें अपनी माँ की कद्र करनी चाहिए। वह हर दिन टूटे दिल के साथ उठती है और सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखती है, जबकि उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। आने वाले 30 सालों तक तुम खुद को कोसोगे कि तुमने माँ के साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं किया। ये सुनकर छोटा एडम चुप हो गया और उसे याद दिलाया कि आखिर वे दोनों एक ही तो हैं। इसके बाद बड़ा एडम अपने पिता की जैकेट पहनकर छोटे एडम के साथ मेडिकल स्टोर के लिए निकला। रास्ते में उसने बताया कि वह असल में किसी खास इंसान को ढूंढने निकला है और उसे 2018 में पहुंचना था, पर गलती
से यहाँ आ गया। उसने यह भी बताया कि वह अपने समय से यह यान चुराकर भागा है। बड़े एडम ने आगे की कहानी सुनाते हुए बताया कि जब वह भविष्य में अपना यान चुराकर भाग रहा था तो उसे गोली लग गई थी। काफी खून बहने की वजह से उसकी हालत खराब थी और उसी आपाधापी में उसने गलत डेटा भर दिया, जिससे वह 2018 के बजाय 2022 में आ गिरा। एडम छोटे एडम से कुछ पैसे लेता है और दवाइयां खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर के अंदर चला जाता है। तभी बाहर स्कूल वाले वही बदमाश लड़के फिर से छोटे एडम को घेर लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। जब बड़ा एडम बाहर आता है तो वह उन्हें देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे याद है तुम दोनों ने मुझे बहुत तंग किया था। वह छोटे एडम को समझाता है कि डर कर भागने के बजाय उनका सामना करो, लेकिन छोटा एडम एक बार फिर उनसे बुरी तरह पिट जाता है। मायूस होकर छोटा एडम वहाँ से हटने लगता है। तब बड़ा एडम उन लड़कों को आखिरी वार्निंग देता है कि अगर अब एडम को हाथ भी लगाया तो अंजाम बुरा होगा। घर पहुंचकर छोटा एडम खुद को गैराज में बंद कर लेता है और बड़े एडम पर गुस्सा करता है कि उसने उसकी मदद क्यों नहीं की। बड़ा एडम शांति से उसे समझाता है कि उस पिटाई ने ही मुझे आज इतना मजबूत बनाया है, अगर मैं बीच में आता तो शायद हमारा भविष्य ही बदल जाता। वह छोटे एडम से माफी मांगता है। तभी छोटा एडम गैराज के अंदर से एक फोटो दिखाकर पूछता है कि यह लड़की कौन है। बड़े एडम की आंखों में नमी आ जाती है। वह बताता है कि यह उसकी पत्नी लोरा बोन है, पर दुख के साथ कहता है कि अब वह उसके साथ नहीं है। इसके बाद बड़ा एडम एक कैफे में बैठ जाता है जहाँ इत्तेफाक से उसकी माँ एली भी आ जाती है। दोनों में बातचीत शुरू होती है और एली अपना दुखड़ा रोते हुए कहती है कि उसका बेटा उससे नफरत करता है। बड़ा एडम उसे दिलासा देते हुए कहता है कि दुनिया में कोई भी बेटा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। आप एक बेहतरीन माँ हैं और आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है। बस अभी वह यह बात समझ नहीं पा रहा। एली को इस अजनबी की बातों में कुछ अपनापन लगता है। जब तक वह कुछ समझ पाती एडम वहाँ से जा चुका था, पर एली को कहीं न कहीं एहसास होने लगा था कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा ही था। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब एक झील के ऊपर एक विशाल और खतरनाक जहाज दिखाई देता है। ये जहाज मायाच का था जो भविष्य से एडम का पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंची थी। वह अपने सैनिकों को हुक्म देती है कि किसी भी कीमत पर एडम को ढूंढ कर निकाला जाए। उधर दोनों एडम खाना खा रहे होते हैं और छोटा एडम अपनी होने वाली पत्नी लोरान के बारे में पूछने लगता है। बड़ा एडम पुरानी यादों में खो जाता है और बताता है कि उनकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। फिर वह एक बड़ा राज खोलता है। लोरा और एडम दोनों सोरियन नाम की कंपनी के लिए काम करते थे। लोरा भी एक टाइम ट्रैवलर थी जो एक मिशन पर गई तो सही, पर कभी वापस नहीं लौटी। कंपनी ने झूठ फैलाया कि लोरा अपना जहाज नहीं संभाल पाई और हादसा हो गया, लेकिन बड़ा एडम जानता था कि लोरा दुनिया की सबसे बेहतरीन पायलट थी। उसे शक था कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए वह 2018 में जाना चाहता था, क्योंकि लोरा आखिरी बार उसी समय में देखी गई थी। बातों बातों में पता चलता है कि सोरियन कंपनी की मालकिन माया मेई असल में एडम के पिता की पुरानी दोस्त थी। पिता ने ही टाइम ट्रैवल का आविष्कार किया था, जिसे माया ने चालाकी से अपने कब्जे में ले लिया। बड़ा एडम कहता है कि जैसे ही उसका जख्म ठीक होगा वह 2018 में जाकर माया का खेल खत्म कर देगा। तभी एडम के कुत्ते को घर के बाहर किसी खतरे का एहसास होता है। बड़ा एडम तुरंत समझ जाता है और छोटे एडम को बैग उठाने को कहता है। अगले ही पल माया के सैनिक हमला कर देते हैं और एडम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बड़ा एडम हार मानने के बजाय अपना हाईटेक हथियार जमीन पर मारता है, जिससे एक जोरदार झटका निकलता है और सारे दुश्मन दूर जा गिरते हैं। तभी आसमान में माया का विशाल जहाज प्रकट होता है। माया उसे वापस चलने को कहती है और सफाई देती है कि उसने लोरा को नहीं मारा, पर एडम उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। जब सैनिक एडम को जबरदस्ती ले जाने लगते हैं तभी जंगल की तरफ से माया के जहाज पर ताबड़तोड़ हमला होता है। सब हैरान रह जाते हैं। सामने लोरा खड़ी थी, वह सही सलामत थी। लोरा और दोनों एडम मिलकर सैनिकों का सफाया कर देते हैं और एक कार में बैठकर वहाँ से भाग निकलते हैं। छोटा एडम कहता है कि अब कोई पीछे नहीं है, तो लोरा ऊपर की ओर इशारा करती है। माया का जहाज अभी भी उनके सिर पर मंडरा रहा था और लगातार बम बरसा रहा था। जैसे तैसे वे जंगल के रास्तों से होते हुए एक झील के किनारे बने सुनसान घर में शरण लेते हैं। वहाँ लोरा बताती है कि वह 2018 में एक खास जांच के लिए आई थी। उसे पता चला था कि माया ने अपने अतीत पास्ट में जाकर खुद को भविष्य की सारी जानकारियां दे दी थी, ताकि वह कंपनी के शेयर संभाल सके और उन नेताओं को रास्ते से हटा सके जो भविष्य में टाइम ट्रैवल प्रोग्राम में बाधा बनते। लोरा ने जब यह सच जानना चाहा तो माया ने उसका जहाज तोड़ दिया और वह यहीं फंस गई। उसे यकीन था कि एक दिन एडम उसे ढूंढते हुए जरूर आएगा। जब छोटा एडम पूछता है कि 2050 में दुनिया कैसी है, तो बड़ा एडम एक उदास मुस्कान के साथ कहता है, तुमने टर्मिनेटर फिल्म देखी है ना, बस समझ लो वहाँ के हालात उससे भी ज्यादा भयानक हैं। लोरा एडम को समझाती है कि अगर भविष्य को बचाना है तो तुम्हें साल 2018 में जाकर टाइम ट्रैवल के आविष्कार को ही रोकना होगा। एडम घबरा जाता है। उसे डर है कि अगर इतिहास बदला तो वह और लोरा कभी मिल ही नहीं पाएंगे, पर लोरा यकीन दिलाती है कि किसी न किसी मोड़ पर वे दोबारा एक दूसरे को ढूंढ ही लेंगे। तभी अचानक दुश्मन के आने का सायरन बजता है। माया ने उन्हें ढूंढ लिया था। लोरा खुद को खतरे में डालकर दोनों एडम को जहाज की तरफ भेज देती है और अकेले मुकाबला करने रुक जाती है। एडम उसे छोड़ना नहीं चाहता, पर लोरा उसे आखिरी विदाई देकर वहाँ से निकाल देती है। तभी एक जोरदार
जोरदार धमाका होता है और माया का विशाल जहाज लोरा पर हमला कर देता है। जंगल के बीच भागते हुए दोनों एडम फैसला करते हैं कि अब सिर्फ उनके पिता ही इस मुसीबत का हल निकाल सकते हैं। वे अपने यान में सवार होकर आसमान की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं, जहां माया का जहाज उनका पीछा करते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। एडम बड्डी चालाकी से पल्स मशीन को रीलोड करता है ताकि वह 2018 में छलांग लगा सके। ठीक उसी वक्त माया का जहाज उनके बिल्कुल सामने आ जाता है। टक्कर होने ही वाली होती है कि वार्महोल खुलता है और एडम का जहाज सुरक्षित तरीके से उसमें समा जाता है। अब सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं साल 2018 में। एडम के पिता रीड यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे। अपने पिता को जिंदा देखकर दोनों एडम भावुक हो जाते हैं। लेक्चर खत्म होते ही रीड की नजर भिड्स में बैठे एडम पर पड़ जाती है और वे तुरंत पहचान जाते हैं कि यह उनका बेटा ही है। छोटा एडम दौड़ धचकर पिता के गले लग जाता है। रीड हैरान होकर पूछते हैं कि क्या वाकई टाइम ट्रैवल मुमकिन हो गया है, पर साथ ही वे चेतावनी भी देते हैं कि दो अलग अलग समय के लोगों का यहाँ होना टाइमलाइन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वे उन्हें तुरंत वापस जाने को कहते हैं कि आपकी पार्टनर माया ने तो पहले ही वक्त के सारे कायदे तोड़ दिए हैं। अब कहानी में एक खुलासा होता है। रीड यह जानकर दंग रह जाते हैं कि टाइम ट्रैवल का असली आविष्कार उन्होंने ही किया था। एडम अपने पिता को समझाता है, डैड आपको यह तकनीक कभी नहीं बनानी चाहिए थी। लेकिन रीड एक भारी मन के साथ जवाब देते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है बेटा, मैं इस मशीन का पूरा नक्शा ब्लूप्रिंट माया को पहले ही सौंप चुका हूँ। यह सुनकर एडम टूट जाता है और मायूसी में वहाँ से बाहर निकल जाता है। रीड भी छोटे एडम को विदा कर अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी छोटा एडम उन्हें रोक लेता है। उसकी आवाज कांप रही थी। वह अपने पिता को उस कार एक्सीडेंट के बारे में बताना चाहता था जिसमें उनकी जान जाने वाली थी, पर रीड उसे बीच में ही टोक देते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, मुझे भविष्य की कोई भी बात मत बताओ। अगर मैंने कुछ जान लिया तो पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता है। इतना कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं और छोटा एडम अपने पिता को बचाने का आखिरी मौका भी खो देता है। दूसरी तरफ सोरियन कंपनी की ऊंची बिल्डिंग में साल 2018 वाली युवा माया फोन पर किसी से बहस कर रही थी। तभी अचानक भविष्य 2050 से आई माया वहाँ पहुँच जाती है। युवा माया उस हुए कहती है, तुमने मुझसे जिन कंपनियों के शेयर खरीदवाए वे पर्यावरण के लिए जहर हैं। तुम आखिर चाहती क्या हो? भविष्य की माया भी बेरहमी से जवाब देती है, वो एडम जो आज सिर्फ एक बच्चा है, आगे चलकर तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत बनेगा। ये टाइम ट्रैवल हमारा है और हम इसे किसी सरकार के हाथ में नहीं जाने देंगे। मैंने वक्त की चाल को अपनी मर्जी से बदल दिया है और अब आने वाले समय पर सिर्फ मेरा राज होगा। इधर दोनों एडम सोरियन कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। बड्डा एडम बताता है कि इसी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलरेटर लगा है जो समय यात्रा को मुमकिन बनाता है। उनका मकसद साफ था, इस मशीन को हमेशा के लिए तबाह करना ताकि वक्त का गलत इस्तेमाल रुक सके। बड़ा एडम बिल्डिंग के अंदर कदम बढ़ाता है और ईयरफोन के जरिए छोटे एडम से तालमेल बिठाता है। तभी अचानक सोरियन के हथियारों से लैस गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। छोटा एडम तुरंत ड्रोन का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है और एक जोरदार शॉक वेव छोड़ता है जिससे सारे सैनिक हवा में उड़ जाते हैं। इसी बीच एडम दुश्मनों का सफाया करना शुरू करता है। तभी बिजली की रफ्तार से एक और कार आती है और उस गाड़ी को जोरदार टक्कर मारकर एडम की जान बचा लेती है। कार से उनके पिता रीडान बाहर निकलते हैं। वे बड्डे एडम को डांटे हुए कहते हैं, तुमने यहाँ गदर मचा रखा है और इस छोटे बच्चे को भी इस खतरे में घसीट लिया। फिर वे गंभीर होकर कहते हैं कि बिना उनकी मदद के उस मशीन एक्सीलरेटर को खत्म करना नामुमकिन है क्योंकि उसके बनाने वाले वही हैं। एडम अपने पिता के साथ सोरियन की इमारत के अंदर दाखिल होता है। रीड समझाते हैं कि सिर्फ मशीन तोड़ देने से कुछ नहीं होगा क्योंकि कंपनी के पास इस तकनीक का पूरा फॉर्मूला और ब्लूप्रिंट एक हार्ड ड्राइव में मौजूद है। अगर वो बच गई तो वे इसे दोबारा बना लेंगे, इसलिए उस हार्ड ड्राइव को नष्ट करना सबसे जरूरी है। वे लिफ्ट से उस गुप्त कमरे चैम्बर में पहुंचते हैं जहां वह विशाल मशीन दहाड़ दे रही थी। रीड फुर्ती से हार्ड ड्राइव निकाल लेते हैं, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और दोनों माया, पुरानी और नई, वहां आ धमकती हैं। भविष्य वाली माया छोटे एडम के सिर पर बंदूक रख देती है। एडम से हार्ड ड्राइव मांगती है। माहौल में भारी तनाव होता है, पर एडम घबराने के बजाय छोटे एडम को एक गुप्त इशारा करता है। छोटा एडम पलक झपकते ही माया का हाथ ऊपर की तरफ झटका देता है। उसी पल गोली चलती है और सीधे एक्सीलरेटर की मशीन से जा टकराती है। मशीन की दीवार में एक भयानक दरार पड़ जाती है और पूरे चैम्बर में ऊर्जा का एक जबरदस्त सैलाब उमड़ पड़ता है। अगले ही पल एडम की जैकेट के बटन एक एक करके उस एक्सीलरेटर की ओर खींचने लगते हैं, मानो वहाँ कोई ताकतवर ब्लैक होल बन गया हो। लोहे की हर चीज उस मशीन की तरफ खींची चली जा रही थी। माया के सैनिक जिन्होंने लोहे के भारी कवच पहन रखे थे, वे तिनकों की तरह हवा में उड़कर सीधे एक्सीलरेटर के अंदर समा गए। इसी बीच एक सैनिक छोटे एडम को जकड़ लेता है और दोनों हवा में खींचते हुए दीवार से जा टकराते हैं। तभी सुरक्षा सिस्टम एक्टिवेट होता है और चैम्बर के सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं। अब सब अंदर कैद हो चुके थे। रीड किसी तरह छोटे एडम को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी छोटा एडम अपने हाईटेक ड्रोन ग्लव्स का इस्तेमाल कर उस सैनिक पर वार करता है और फिसल कर नीचे आ जाता है। दूसरी तरफ एडम माया के एक आदमी से जान लगाकर मार रहा था, पर वह कमजोर होने लगता है। छोटा एडम मदद के लिए आता है और उस आदमी को चुनौती देता है, क्या कभी किसी बच्चे से पिटे हो? लेकिन वह आदमी उसे एक थप्पड़ में गिरा देता है। एडम उसे रोकने की पूरी कोशिश
करता है। तभी उसकी नजर एक्सीलरेटर के गुरुत्वाकर्षण से टूटते हुए लोहे के भारी दरवाजे पर जाती है। जैसे ही मौका मिलता है, बड़ा एडम उस आदमी को दरवाजे के टूटे हिस्से की तरफ धकेल देता है और वह सीधे एक्सीलरेटर में जाकर समा जाता है। इस टक्कर से एक्सीलरेटर पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और चीजों को और भी ज्यादा ताकत से अपनी ओर खींचने लगता है। रीड साफ कर देते हैं कि अब सिस्टम फेल हो चुका है और इसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। तभी वहाँ दोनों माया आ पहुँचती है। युवा माया बंदूक तानकर रीड से हार्ड ड्राइव मांगती है, पर रीड मना कर देते हैं। भविष्य की माया उसे गोली चलाने को उकसाती है, पर जब जवान माया हिचकिचाती है तो भविष्य की माया खुद बंदूक छीन लेती है। वह ठंडी आवाज में धमकी देती है, हार्ड ड्राइव दे दो वरना मैं ट्रिगर दबा दूंगी। रीड उसे बातों में उलझाए रखते हैं, पर अंत में माया गोली चला ही देती है। गोली रीड की तरफ बढ़ती है, लेकिन एक्सीलरेटर की चुंबकीय शक्ति के कारण वह हवा में अपनी दिशा बदल लेती है और सीधे बगल में खड़ी युवा माया की छाती को चीर देती है। जवान माया की मौके पर ही मौत हो जाती है। रीड भविष्य की माया की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम कभी विज्ञान की असली ताकत को समझ ही नहीं पाई। उसी पल भविष्य वाली माया का शरीर धीरे धीरे हवा में धुआं होने लगता है, क्योंकि जब उसका अतीत जवान माया ही खत्म हो गया तो उसका वजूद भी मिटना तय था। रीड समझाता है कि गोली लोहे की थी, इसलिए जैसे ही ट्रिगर दबा, एक्सीलरेटर के चुंबकीय खिंचाव ने उसकी दिशा बदलकर उसे जवान माया की तरफ मोड़ दिया। तभी पूरा चेंबर थरथराने लगता है। मशीन अब बेकाबू होकर सब कुछ निगलने पर उतारू थी। तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं और ठीक दरवाजा बंद होने से पहले छलांग लगाकर बाहर निकल आते हैं। रास्ते में रीड हैरान होकर कहता है, मुझे लगा था कि मशीन रुकते ही तुम दोनों अपने अपने समय में वापस चले जाओगे, पर तुम अब भी यहीं हो। दोनों एडम बताते हैं कि उन्हें महसूस हो रहा है कि उनका समय अब खत्म होने वाला है और वे जल्द ही गायब हो जाएंगे। तीनों घर पहुंचते हैं। दोनों एडम अपने पिता को आखिरी बार कुछ बताना चाहते हैं, पर रीड उन्हें शांत कर देते हैं। वे कहते हैं, बेटा मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे मालूम है कि मैं भविष्य में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मेरी मौत कब और कैसे होगी यह मुझे मत बताओ, क्योंकि यह हमारी किस्मत है और इसे बदला नहीं जा सकता। फिर वे बड़े एडम की आंखों में देखकर गर्व से कहते हैं, मुझे तुम पर नाज है बेटा। ये सुनकर दोनों एडम की आंखें भर आती हैं। छोटा एडम रोते हुए कहता है, डैड मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। रीड उसे प्यार से गले लगाते हैं और कहते हैं, तुम बिल्कुल रह सकते हो। एडम को देखो, ये मेरे बिना ही इतना बहादुर और मजबूत बना है। इन आखिरी भावुक पलों में तीनों एक दूसरे के गले लगते हैं। छोटा एडम पूछता है, डैड क्या जाने से पहले हम कुछ नहीं कर सकते? रीड मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और फिर वे तीनों घर के पीछे जाते हैं और पुरानी यादों को ताजा करते हुए आखिरी बार बॉल कैच खेलने लगते हैं। एडम ने छोटे एडम की आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम अपने वक्त में वापस जाओ तो मेरी तरफ से मॉम को एक बार जी भरकर गले लगा लेना। तीनों के चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। हालांकि वे जानते थे कि जैसे ही वे अपने अपने द्वार में लौटेंगे, टाइम ट्रैवल की ये सारी यादें उनके दिमाग से मिट जाएंगी। यह आखिरी पल था जब वे तीनों एक साथ थे। तभी एडम ने बॉल रीड की तरफ फेंकी। रीड उसे उठाने के लिए पीछे मुड़े और जैसे ही वे वापस पलटे, वहाँ कोई नहीं था। दोनों एडम अपने अपने समय में वापस जा चुके थे। पीछे रह गई थी तो बस एक गहरी खामोशी। रीड ने मायूस नजरों से चारों ओर देखा, पर उनके दिल में एक तसल्ली थी कि वे अंत में अपने बच्चों से मिल सके और उन्हें देख सके। कहानी अब वापस साल 2022 में आती है। छोटा एडम स्कूल जाने के लिए तैयार होकर घर से निकल रहा होता है। तभी उसे एडम की कही हुई वो धुंधली सी बात याद आती है, मॉम को दिल से गले लगाना। एडम अपनी माँ के पास जाता है और पहली बार पुरानी सारी बातें भूलकर उन्हें कस कर गले लगा लेता है। उधर साल 2050 में एडम यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के दौरान बैठा होता है। तभी वहाँ लोरा की एंट्री होती है। हालांकि वे एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, लेकिन किस्मत ने उनके मिलने का रास्ता फिर से बना दिया था। उनकी दोबारा दोस्ती हो जाती है और इसी खूबसूरत अंत के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और कमेंट में टाइम ट्रैवल मूवीज में जरूर लिखें।